नमस्कार दोस्तों, मैं राजिका अग्रवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। यहाँ हम करने वाले हैं साइंस के कुछ बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। तो जो भी क्लास के अंदर है आप सभी का क्लास में स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है डाई हाइब्रिड क्रॉस में विपर्यासी लक्षणों की कितनी जोड़ी पाई जाती है। विपर्यासी लक्षण के उत्पन्न जोड़े स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं, एक जोड़ा स्वतंत्र रूप से वर्गीकरण करता है। तो कितनी जोड़ी पाई जाती है डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर। देखो, डाई का मतलब क्या होता है बच्चे? डाई का मतलब है यहाँ पर दो, तो इसको क्या कहा जाता है? द्विसंकर संकरण कहा जाता है। द्विसंकर संकरण में क्या होगा? दो जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए गोल पीले बीजों का क्रॉस करवाया गया किसके साथ? झुर्रीदार हरे बीजों के साथ। तो यहाँ पर बीज की आकृति और बीज का रंग, दो जोड़ी विपर्यासी लक्षण हो गए। तो इसी को हम क्या कहते हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस द्विसंकर संकरण कहा जाता है। इसी डाई हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर जो मेंडल साहब थे उन्होंने अपना तीसरा नियम प्रतिपादित किया। कौन सा था? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। कौन सा नियम प्रतिपादित किया? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, कि जो एक लक्षण है उसका दूसरे लक्षण पर कोई प्रभाव नहीं होता है। इनकी अभिव्यक्ति जो है F2 जनरेशन के अंदर स्वतंत्र रूप से होती है। यही आपका क्या है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तभी तो डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर जो F2 जनरेशन आती है उसका अनुपात क्या आता है? फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1 आता है। यानी कि गोल पीले, गोल हरे, झुर्रीदार पीले और झुर्रीदार हरे, इस तरीके के कॉम्बिनेशन F2 जनरेशन के अंदर प्राप्त होते हैं। ठीक, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? दो जोड़ी। आंसर आएगा अपना ऑप्शन स। अगला क्वेश्चन देखिए नंबर 2। यदि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? यहाँ पर 46 है। जो आपके गुणसूत्र होते हैं वो आपके जोड़े के रूप में मौजूद होते हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर जोड़े कितने हो जाएंगे? 23 जोड़े। तो मनुष्य की दैहिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र विद्यमान होते हैं? देखो, दैहिक कोशिकाओं की बात की है 23, 46, 24 या 48। जो आपकी जनन कोशिका होती है, गमीट सेल, जनन कोशिका के अंदर तो आपके गुणसूत्रों की संख्या होती है 23, क्योंकि ये आपके क्या है? हैप्लॉइड, यानी कि इनमें तो गुणसूत्र होंगे 23। लेकिन जितनी भी आपकी दैहिक कोशिकाएं हैं, यानी कि जो भी कायिक कोशिकाएं हैं, सोमैटिक सेल्स है, उनमें गुणसूत्रों की संख्या होती है कितनी? 46। ठीक, तो उनमें गुणसूत्रों की संख्या हो जाएगी आपके 46। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नंबर 3। किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है? पुनरुद्भवन, मुकुलन, लैंगिक या अलैंगिक? तो देखो, अगर हम बात करें अधिक विविधता की, वेरिएशंस किस प्रकार के जनन में आती है? जो आपके लोअर एनिमल्स होते हैं, यानी कि निम्न वर्गीय जो प्राणी होते हैं, उनमें होता है अलैंगिक प्रकार का जनन। यानी कि सिर्फ एक जीव से ही नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है। वहां पर जो है दो विपरीत लिंगियों की आवश्यकता नहीं होती। तो वो अपने जनक के समान ही दिखते हैं, पेरेंट के समान ही दिखते हैं। ठीक, क्योंकि उसमें एक साथ में बहुत सारी संततियां उत्पन्न होती है। लेकिन अगर हम बात करें लैंगिक जनन की, तो उसमें दो विपरीत लिंगी भाग लेते हैं, एक नर और एक मादा। तो यहाँ पर दो जनक जो है भाग लेंगे और एक नई संतति उत्पन्न करते हैं, जिसमें वेरिएशंस भी आती है। जैसे हम लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, तो हम सब में क्या है? वेरिएशंस है, विविधताएं हैं। तो लैंगिक जनन में विविधताएं देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करें रीजनरेशन की, पुनरुद्भवन की, तो ये आपके अलैंगिक जनन का ही एक प्रकार है। क्या है? अलैंगिक जनन का ही एक प्रकार है। तो जो प्लेनेरिया होता है उसमें क्या पाया जाता है? रीजनरेशन, पुनरुद्भवन पाया जाता है। ये इसका एक एग्जाम्पल है। अगर हम बात करें मुकुलन की, जिसको कहा जाता है बडिंग प्रोसेस, शरीर पर एक कलिका बन जाती है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रा। ये अलैंगिक जनन की ही कुछ विधियां होती है, जैसे कि पुनरुद्भवन हो गया, मुकुलन हो गया, बीजाणुओं का निर्माण हो गया, स्पोर फॉर्मेशन जिसको कहा जाता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, वानस्पतिक जनन हो गया। ये सारे यहाँ पर प्रकार है अलैंगिक जनन के ही। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नंबर 4। F2 जनरेशन में फिनोटाइप अनुपात होता है 1:2, यानी कि 1:2:3,
या 9-3-3-1 या 1-3-3-9 या 1-2-5। देखो यहाँ पर आपको मेंशन नहीं किया हुआ कि एक संकर संकरण है या द्विसंकर संकरण है। अगर हम यहाँ पर बात करें किसकी, एक संकर संकरण की, जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य क्रॉस करवाया जाए तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक संकर संकरण। उसमें जो फिनोटाइपिक रेशो है, फिनोटाइपिक रेशो को हम कहते हैं लक्षण प्रारूप, जिन लक्षणों को हम देख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो एक संकर संकरण है उसमें फिनोटाइपिक रेशो होता है बच्चे आपका 3:1। क्या दिया हुआ है, कहीं भी नहीं है। अगर हम बात करें द्विसंकर डायहाइब्रिड क्रॉस की, द्विसंकर संकरण की, तो इसमें जो फिनोटाइपिक रेशो होता है F2 जनरेशन का, वो क्या होता है 9:3:3:1। ठीक, तो ये हमारे पास दिया हुआ है, यानी कि डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशो हमें यहाँ पर पूछा गया है। आंसर आएगा अपना ऑप्शन ब। 9 कैसे है, गोल पीले, 3 कैसे है, गोल हरे, 3 कैसे है, झुर्रीदार पीले, और 1 कैसा है, झुर्रीदार हरा है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आनुवंशिकता के नियम किसने प्रस्तावित किए थे? थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने, जॉन मेलाडे केयंस ने, ग्रेगर मेंडल ने, या डोनाल्ड बेयर ने? देखो, जो आनुवंशिकता के नियम है, यानी कि वंशागति के नियम जो है, वो अपने संकरणों के आधार पर ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने प्रतिपादित किए। आंसर क्या आएगा अपना यहाँ पर, ऑप्शन स, ग्रेगर जॉन मेंडल। देखो, इन्होंने अपने, अगर बात करें एक संकर संकरण, उसके आधार पर 2 नियम प्रतिपादित किए वंशागति के। कौन कौन से? पहला है आपका प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, और दूसरा आपका यहाँ पर होता है पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम, जिसको हम युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक, और अगर हम बात करें द्विसंकर संकरण के आधार पर जो उन्होंने नियम प्रतिपादित किया, वो आपका क्या है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है जी, तो यहाँ पर आंसर अपना आएगा ऑप्शन स। अगले क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं। मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है, जिसे हम क्या कहते हैं? डिंब वाहिनी, मूत्र वाहिनी, मूत्र मार्ग या शुक्र वाहिका? देखो, जो डिंब वाहिनी है इसको हम क्या कहते हैं? अंडवाहिनी भी कहते हैं, जो कि फीमेल्स के अंदर होती है, मादाओं के अंदर। तो ये तो गया। अब देखो, मूत्र वाहिनी जो होती है, इनको हम कहते हैं यूरिटर्स। जैसे मान लो ये क्या है, किडनी। ठीक है, ये 2 किडनी मौजूद है, इनसे ये जो निकलती है वो आपकी क्या होती है, मूत्र वाहिनी, यूरिटर्स होती है, जो कि मूत्र को लेकर जाने का काम करेगी, और जाके आगे खुलती है किसमें? मूत्राशय के अंदर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ मूत्र को लाने का काम करेगी, तो ये तो आपकी मूत्र वाहिनी हो गई। मूत्र मार्ग जिसको क्या कहा जाता है? यूरिथ्रा कहा जाता है। क्या? यूरिथ्रा। ये आपके क्या करेगा? वीर्य। वीर्य क्या होता है यहाँ पर? जिसमें बहुत सारे नंबर में शुक्राणु मौजूद होते हैं। ठीक, जो आपकी ग्रंथियां होती है, जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, यहाँ पर काउपर्स ग्लैंड हो गया, ये क्या करती है? अपना को सिक्रीशन करती है, जो कि शुक्राणुओं के साथ मिल जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर उस शुक्राणु के साथ मिलके वो आपके क्या बनाती है? वीर्य बनाती है। तो मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है, जिसको हम क्या कहते हैं? यूरिथ्रा, यानी कि मूत्र मार्ग कहा जाता है। क्लियर सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? प्रोस्टेट, वृषण, वास डिफरेंस या वीर्य पुटिका? देखो, अगर हम बात करें मेल्स में प्राथमिक यौन अंग की, यानी कि प्राथमिक जनन अंग, जहां पर क्या होगा? गमीट्स बनेंगे, युग्मक बनेंगे, और युग्मक कहाँ बनते हैं? वृषण के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं? टेस्टिस कहते हैं। एक जोड़ी जो वृषण है वो मेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। अब देखो, ये जो वृषण होते हैं वो शरीर से बाहर स्थित होते हैं, कहां पर? स्क्रोटम की गुहा में। ये क्वेश्चन भी आपके कई बार पूछ लिया जाता है, स्क्रोटम की गुहा में ये मौजूद होते हैं। शरीर से बाहर क्यों उपस्थित है? क्योंकि शुक्राणु के परिपक्वन के लिए ना कम तापमान की जरूरत है। अगर ये शरीर के अंदर रहे तो शुक्राणु जो है वो परिपक्व नहीं होंगे, इसीलिए ये जो है शरीर से बाहर उपस्थित होते हैं, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर शरीर के टेम्परेचर से क्या होता है? कम होता है। ठीक, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना? ऑप्शन ब, वृषण।
ठीक है। इसी वृषण को हम ग्रंथि भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसी वृषण के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि एक मेल हार्मोन है। ठीक है, नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास भी करेगा, उनको नियंत्रित करेगा और साथ के साथ शुक्राणुओं का निर्माण भी करेगा। क्लियर? आंसर आ जाएगा ऑप्शन ब। अगला क्वेश्चन देखिए, डिंब के साथ शुक्राणु का निषेचन कहां पर होता है? गर्भाशय में, गर्भाशय ग्रीवा में, फैलोपियन ट्यूब में या अंडाशय में? देखो, जब हम बात करते हैं तो इस तरीके से मान लीजिए ये क्या है, यहाँ पर ये यूटेरस हमने बना दी। ठीक, अब देखो अगर हम बात करें, ये आपके फीमेल गोनैड्स, ठीक है, पूरा एक स्त्री का जनन तंत्र हमने यहाँ पर बनाया है। ये जो आपके होती है उनको हम क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। इस तरीके से ये क्या है यहाँ पर? ये है आपके फैलोपियन ट्यूब। देखो अब क्या होगा, ये ओवेरीज है, यहाँ पे ये 2 ओवेरीज हैं। ठीक, ये आपके ओवेरी है। अब देखो आपसे कहा है कि निषेचन कहां पर होगा? इन ओवेरी से हर महीने एक जो अंड कोशिका है वो परिपक्व होगे ग्राफियन फॉलिकल के रूप में। उसको हम क्या कहते हैं? मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, परिपक्व पुटक कहा जाता है। वो आपके कहा आ जाती है इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर, डिंब वाहिनी के अंदर आ जाती है। ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है इनको हम क्या कहते हैं? झालर या फिम्बरी कहा जाता है। ठीक है, ये इसको क्या कर लेंगी? उस एग सेल को कलेक्ट कर लेंगी, ग्राफियन फॉलिकल को। ठीक, अब यहां से क्या होगा? स्पर्म जो है वेजाइना के थ्रू एंटर करेगा और वो आपके इस फैलोपियन ट्यूब के साइड बढ़ेगा और यहाँ पे ही आके इसी फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही उस अंड कोशिका को क्या कर देगा? निषेचित कर देगा। तो निषेचन की प्रक्रिया कहां पर संपन्न होगी? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। आंसर क्या आएगा अपना? ऑप्शन सा, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, गर्भाशय में तो क्या होता है? अंतररोपण होता है, इम्प्लांटेशन होगा गर्भाशय के अंदर। ठीक है, गर्भाशय ग्रीवा और आपके योनि मिलके यहाँ पर गर्भनाल बनाती है। ठीक है, और अंडाशय जो है वो तो एक फीमेल का प्राथमिक जनन अंग है, जिसमें क्या हो रहा है? युग्मकों का निर्माण हो रहा है इन ओवेरी के अंदर, अंडाशय के अंदर। ठीक है, तो आंसर अपना आ जाएगा ऑप्शन स। अगला क्वेश्चन देखिए, मोटर वाहनों के पार्श्व दर्पण द्वारा एक वस्तु का बनाया गया प्रतिबिंब होता है। सीधा वास्तविक साइज में वस्तु से छोटा, सीधा वास्तविक वस्तु से बड़ा, सीधा आभासी वस्तु से छोटा या सीधा आभासी वस्तु से बड़ा। अब कई बार क्या होता है, जब हम एक जैसे ऑप्शंस देखते हैं ना तो हम थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि आंसर क्या लगाए। सिंपल सा फंडा आपको एक याद रखना है कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा कैसा बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा हमेशा उल्टा बनेगा। आभासी प्रतिबिंब जो है वो हमेशा हमेशा कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। ठीक, अब अगर कहीं पर भी वास्तविक के साथ सीधा लिखा हुआ है तो हम उसको वैसे ही उड़ा सकते हैं, आभासी के साथ अगर उल्टा लिखा हुआ है तो हम उसको वैसे ही उड़ा सकते हैं। तो देखो, क्या आभासी के साथ उल्टा लिखा है? नहीं। क्या आभासी के साथ उल्टा लिखा है? नहीं। क्या वास्तविक के साथ उल्टा लिखा है? नहीं लिखा है, यानी कि ये तो गलत है। वास्तविक जो है वो हमेशा उल्टा बनेगा। ये गया, वास्तविक जो है वो हमेशा कैसा बनेगा? उल्टा। तो 2 ऑप्शन मैंने ऐसे ही एलिमिनेट कर दिए बिना सोचे, क्योंकि हमें ये वाली चीज पता है, यानी कि हमें पता है प्रतिबिंब तो कैसा बनेगा? आभासी और सीधा ही बनेगा। ठीक, अब वस्तु से छोटा बनेगा या वस्तु से बड़ा? तो देखो, जो साइड मिरर होते हैं उनमें कौन सा दर्पण होता है बच्चे? साइड मिरर में काम में लिया जाता है उत्तल दर्पण, पीछे के दृश्यों को देखने के लिए। अब मुझे बताओ कि अगर पीछे बहुत बड़ा ट्रक आ रहा है और उस मिरर के अंदर अगर वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना तो क्या कितना बड़ा प्रतिबिंब उसमें बनेगा? बताओ मुझे, ट्रक उसमें हम देख पाएंगे? नहीं ना। तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है ना वहां पर। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। आंसर आ जाएगा अपना ऑप्शन स। ठीक, पार्श्व दर्पण यानी कि साइड मिरर में। और आपके जो एटीएम मशीन होती है उनमें भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो खतरनाक मोड होते हैं उनमें भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? अगर हम बात करें हमारी आंख की, तो हमारे आंख में कौन सा लेंस होता है? देखो, हमारी आंख के अंदर नेचुरल उत्तल लेंस मौजूद होता है।
ठीक। और यहाँ पर ये क्या मौजूद है, ये है आपके सीलियरी मसल, जिनको हम क्या कहते हैं, पक्षमाभी पेशियां कहते हैं। इन्हीं पक्षमाभी पेशियों की वजह से हमारा ये जो उत्तल लेंस है उसकी फोकस दूरी क्या होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। अब जब बुढ़ापा आता है, उम्र बढ़ती है, तो क्या होता है, ये सीलियरी मसल्स, पक्षमाभी पेशियां कमजोर हो जाती है, जिससे फोकस दूरी परिवर्तित करने में बड़ी दिक्कत आती है ना। तो इसीलिए जो जब उम्र हो जाती है तो दिखाई कम देता है, क्योंकि फोकस दूरी में परिवर्तन के लिए ये जो पक्षमाभी पेशियां हैं ये कमजोर हो जाती है। तो कौन सा लेंस होता है हमारे आंख के अंदर, उत्तल लेंस मौजूद होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस लेंस का उपयोग करके दीर्घ दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है, अवतल, उत्तल, समतल या इनमें से कोई नहीं। देखो, आपसे कहा है किस लेंस का उपयोग करें, किसके अंदर, दीर्घ दृष्टि दोष के अंदर। दीर्घ दृष्टि दोष क्या होता है, जिसमें दूर का तो साफ दिखाई दे लेकिन पास का साफ दिखाई नहीं देता, उसको हम क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष कहा जाता है। अब देखो, इसको हम क्या भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम होता है हाइपरमेट्रोपिया। क्या नाम होता है, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है। अब दूरदृष्टि दोष में क्या होगा, जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना के पीछे बनता है। अब इसको रेटिना पर लाना जरूरी, क्योंकि हमारी आंख का पर्दा तो क्या है, ये रेटिना ही तो है, दृष्टिपटल यही तो है जहां पर प्रतिबिंब बनेगा। तो इसको रेटिना पर लाने के लिए क्या किया जाता है, जो उत्तल लेंस के चश्मे हैं वो बनाए जाते हैं, जिससे ये जो प्रतिबिंब है वो कहां पर बन सके, रेटिना पर। तो कैसे लेंस के चश्मे बनते हैं, इसके अंदर उत्तल लेंस के चश्मे बनते हैं। एक और चीज याद रखेंगे यहीं पर, निकट दृष्टि दोष की अगर बात की जाए, निकट दृष्टि दोष को हम क्या कहते हैं, मायोपिया कहा जाता है। इसमें क्या होगा, पास की वस्तुएं तो साफ दिखेगी, दूर की वस्तुएं नजर नहीं आती। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना से पहले ही बन जाता है। अब इसको यहाँ पर सुधारने के लिए अवतल लेंस के चश्मे जो है वो प्रयुक्त किए जाते हैं मायोपिया के अंदर। क्लियर सभी को, इधर अपना आंसर आएगा ऑप्शन ब। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम अनुसार निम्न में से कौन सा सही है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, आपतन कोण परावर्तन कोण से कम है, आपतन कोण परावर्तन कोण से अधिक है, या इनमें से कोई नहीं। देखो, परावर्तन का नियम क्या होता है, देखो अगर हम बात करें परावर्तन की, तो परावर्तन हम काम में लेते हैं किसमें, दर्पण के लिए। अब दर्पण क्या है कि कोई भी जो खोखला या गोलाकार पृष्ठ होता है उसको काट के एक साइड पॉलिश कर देते हैं, उसको हम कहते हैं दर्पण। तो मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, उत्तल दर्पण, ये अपने पास अवतल दर्पण है, ठीक है, एक साइड हमने इसकी पॉलिश कर दी। इसमें जो परावर्तक पृष्ठ है वो अंदर धंसा हुआ है, कैसे याद करोगे, ऐसे अवतल, ऐसे अंदर धंसा हुआ। ये जो है वो आपकी क्या है, उत्तल दर्पण है, और ये इसमें एक साइड कर दी पॉलिशिंग, तो ऊ से उभरा हुआ, ऊ से उत्तल। ठीक, अब इसके अनुसार जो है क्या सही है, जैसे मान लीजिए ये हमने एक परावर्तक पृष्ठ लिया और उसके एक साइड कर दी क्या, पॉलिशिंग। ठीक, अब ये कोई क्या है, आपतित किरण है, ये क्या है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। परावर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है उसी माध्यम में पुनः लौट जाती है, यानी कि ये क्या है, परावर्तित किरण, और ये क्या है, यहाँ पर अभिलंब है। तो जो आपतन कोण आई होता है उसका मान किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण आर के मान के बराबर होता है, यानी कि एंगल आई इज इक्वल टू होता है एंगल आर। ठीक है, यहाँ पर ये इज इक्वल टू है, बराबर का साइन है, ठीक है, एंगल आई इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एंगल आर। लेकिन अपवर्तन में ऐसा नहीं होता है, एंगल आई इज नॉट इक्वल टू एंगल आर होता है अपवर्तन के अंदर। तो देखो, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, आंसर है अपना ऑप्शन अ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, शुक्र ग्रह का वायुमंडल घने सफेद पीले बादलों से बना है जो कि बने हैं नाइट्रिक एसिड के, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के, सल्फ्यूरिक अम्ल के, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के। देखो, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3, जिसको हम क्या कहते हैं, शोरे का अम्ल भी कहते हैं नाइट्रिक एसिड को। ठीक जी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl। ठीक है,
यहाँ पर ये टॉयलेट क्लीनिंग में काम में आता है। सल्फ्यूरिक एसिड होता है आपके H2SO4 और इसी के ही आपके बने हैं इसका वायुमंडल, ठीक, किसका, शुक्र ग्रह का। अब देखो जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसको हम क्या भी कहते हैं, इसको कहा जाता है गंधक का अम्ल भी, ठीक है, और साथ के साथ इसको बैटरी एसिड भी कहते हैं। क्या कहा जाता है, बैटरी एसिड भी कहा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है MgOH का होल 2। देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है एंटासिड, यानी कि प्रति अम्ल की जो दवाई है, अपच का उपचार करने के लिए जो दवाई बनाई जाती है वो आपके मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको हम क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, इससे बनाई जाती है, ठीक। अब देखो अगर हम यहाँ पर एक और चीज की बात करें जो कि आपके क्या है, अम्लराज। अम्लराज में क्या होता है, इसको हम एक्वारेजिया कहते हैं। एक्वारेजिया के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत बार आए हैं, बहुत बार। देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को किस रेशो में मिलाया जाता है, 3:1 के रेशो में मिलाया जाता है। ये इतना स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन होता है कि गोल्ड और प्लैटिनम जैसी धातुओं को भी पिघला देता है। मान लो कि कोई आपसे कहे कि आपके सोने के जेवर जो हैं वो थोड़े से फीके पड़ गए, मैं इनको चमका देता हूँ। उसने आपसे जेवर लिए, एक सोल्यूशन में डाले और आपने वापस लिए तो देखा उनका तो वजन ही कम हो गया। कैसे, उसने इस एक्वारेजिया के अंदर उनको डाल दिया जिससे वो पिघल गए और उनका वजन घट गया। अभी सीईटी के अंदर भी ये क्वेश्चन आया है, उसमें क्या किया है, HNO3 को पहले लिख दिया और HCl को बाद में लिखा। तो इसका रेशो आपको याद करना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3 के रेशो में और नाइट्रिक 1 के रेशो में लेना है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लोहे से बनी वस्तु पर जंग लगना कहलाता है। संक्षारण, यह भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन है। विघटन, यह एक भौतिक परिवर्तन है। संक्षारण और एक यह रासायनिक परिवर्तन है, या विघटन और यह एक रासायनिक परिवर्तन है। देखो लोहे से बनी वस्तु पर जंग लगना, कोई भी धातु आपकी खराब हो जाती है नमी, आर्द्रता, वायु, इनकी वजह से, तो उसको हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं, और उसको हिंदी में कहा जाता है संक्षारण। तो यानी कि आंसर तो अपना संक्षारण वाला आएगा। दूसरा देखो, क्या एक बार जब आयरन की रस्टिंग हो जाती है, यानी कि उस पर जंग लग जाती है, तो क्या पुराना लोहा वापस ला सकते हो, नहीं। एक तो मान लो कोई ऐसा गेट है आपके जिसपे पेंट नहीं हो रखा, लोहे का गेट है, और दूसरा एक है जिस पर पेंट हो रखा है। जैसे अपन करते हैं ना कि मैंने एक तरफ ये साबुन लगाया, मैंने दूसरी तरफ ये साबुन लगाया, ऐसे ही एक साइड हमारे पास लोहे का गेट बिना पेंट वाला, दूसरी साइड हमारे पास लोहे का गेट पेंट वाला। जो बिना पेंट वाला है उस पे जंग जो है वो जल्दी लग जाती है और वो खराब हो जाता है और झड़ने लग जाता है वो गेट। लेकिन जिस पे पेंट है वो ज्यादा टाइम चल गया, क्यों, उस पे जंग नहीं लगी, क्योंकि देखो जिस पर पेंट नहीं है वो डायरेक्ट ऑक्सीजन से और डायरेक्ट नमी से क्रिया करके जंग का निर्माण कर लेगा, फेरिक ऑक्साइड यहाँ पर बना लेगा, जिससे वो खराब हो जाएगा। लेकिन अगर वही हमने उस पे क्या कर दिया, पेंट कर दिया, उसका गैल्वेनाइजेशन कर दिया, गैल्वेनीकरण कर दिया, तो वो डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में, डायरेक्ट नमी के कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो उस पे जंग नहीं लगेगी, यानी कि वो ज्यादा टाइम चल जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। अब इसमें एक रासायनिक अभिक्रिया हुई नहीं हुई, हुई ना, ऑक्सीजन के साथ और नमी के साथ, तभी तो फेरिक ऑक्साइड बना। तो रासायनिक अभिक्रिया हुई है, यानी कि एक रासायनिक परिवर्तन है। आंसर क्या आएगा अपना, ऑप्शन स आंसर आएगा। क्लियर सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी जंग रोकथाम की एक विधि है, कैसे हम किसी लोहे पर जंग लगने से बचा सकते हैं। क्रिस्टलीकरण, अवसादन, गैल्वेनीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो गैल्वेनाइजेशन के द्वारा हम लोहे पर जंग लगने से बचा सकते हैं। आंसर आ जाएगा ऑप्शन स। अगला क्वेश्चन देखिए, अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाता है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। संयोजन, उदासीनीकरण, अपचयन या अपघटन। तो देखो यहाँ पर अम्ल, जैसे मान लीजिए हम अम्ल हमने क्या ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्षार हमने क्या ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, कास्टिक सोडा हमने यहाँ पर ले लिया। अब हमारे पास क्या बना, NaCl सोडियम क्लोराइड और वाटर यहाँ पर बन गया। तो देखो
प्रबल अम्ल है, प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया करके एक उदासीन लवण बनाया है और जल बनाया है। तो ये जो आपका लवण है वो उदासीन प्रकार का बना है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। अब मान लो हमने प्रबल अम्ल ले लिया लेकिन दुर्बल क्षार लिया, तो किस प्रकार का यहाँ पर लवण बनेगा, अम्लीय लवण बनेगा। अगर मान लो हमने दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार लिया तो हमारे पास क्षारीय लवण बनेगा। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके कौन सी अभिक्रिया हो गई, उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गई। साथ के साथ ये किसका एग्जाम्पल भी है, यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल भी है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, आयन एक्सचेंज हो रहे हैं। देखो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, जैसे एक लड़का है एक लड़की है, दोनों की शादी हो गई, उन दोनों ने एक कपल बना लिया, यानी कि दो या दो से ज्यादा अभिकारक मिलके आपके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लो मैग्नीशियम है हमारे पास, हमने उसको जला दिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, हमारे पास क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड आ गया। तो यहाँ पर अभिकारक ज्यादा है, एकल उत्पाद है, ये संयोजन अभिक्रिया हो गई, ठीक है। अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, अपचयन अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीजन जो है वो निकलती है और हाइड्रोजन जो है वो जुड़ती है। अपघटन अभिक्रिया, हम तीन प्रकार की अपघटन अभिक्रिया देखते हैं। एक होता है आपके तापीय अपघटन, दूसरा आपके वैद्युत अपघटन, और तीसरा यहाँ पर प्रकाशीय अपघटन होता है। जैसे कि अपने पास मान लीजिए सिल्वर क्लोराइड है, सूर्य के प्रकाश में रखा तो वो सिल्वर में और क्लोरीन में टूट गया, तो यानी कि एकल अभिकारक होता है वो ताप या ऊष्मा या प्रकाश या विद्युत की उपस्थिति में दो या दो से ज्यादा उत्पादों में विभक्त हो जाता है। तो एकल क्या है, अभिकारक है, वो आपके दो या दो से ज्यादा उत्पाद में विभक्त हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं अपघटन अभिक्रिया। जैसे मान लो एक कपल है, बुआ फूफा जी मौसी किसी ने भिड़ा दिया तो दोनों में लड़ाई हो गई, दोनों का तलाक हो गया, दोनों अलग अलग हो गए, यानी कि दो उत्पाद बन गए यहाँ पर, तो ये अपघटन अभिक्रिया हो गई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पारदर्शी साबुन बनाने के लिए साबुन को घोलने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, एथेनोइक एसिड, इथेनॉल, बेंजीन या प्रोपाइलीन। देखो अगर हम बात करें यहाँ पर पारदर्शी साबुन, साबुन क्या होते हैं आपके दीर्घ श्रृंखला वाले, दीर्घ श्रृंखला मान लो आर हमने लिख दी, दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के या तो सोडियम लवण होते हैं या फिर उनके पोटेशियम लवण होते हैं, ठीक है। ये आपके क्या है, साबुन होते हैं। अब यहाँ पर इसको पारदर्शी बनाना है तो किसका प्रयोग करते हैं, इथेनॉल का प्रयोग करते हैं। आंसर आ जाएगा अपना ऑप्शन ब। फॉर्मूला क्या होगा, एथेनॉल का फॉर्मूला होता है आपका C2H5OH। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, अल्कोहल, ठीक है, OH। एथेनोइक, ओइक किस में जुड़ता है, जिसमें COOH ग्रुप हो, कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो इसके अंदर जो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है बच्चे, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। ये क्या है आपका एथेनोइक एसिड। बेंजीन का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, C6H6 इसका फॉर्मूला होता है बेंजीन का, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा लाल लिटमस को नीला कर देता है, सिरका, बेकिंग सोडा घोल, नींबू का रस या मृदु पे। देखो कौन लाल लिटमस को नीला कर देगा, फिर से एक ट्रिक याद करो, कौन सी बार एक ट्रिक आपको यहाँ पर याद रखनी है। देखो इसमें क्या होगा, ब्लू लिटमस यानी कि नीला लिटमस जो है वो रेड लिटमस में चेंज हो जाता है, किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में। तो अगर हम नीले लिटमस को अम्ल में डालते तो वो लाल में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे ही अगर लाल लिटमस हो उसको हम क्षार के अंदर डालते हैं, क्षारीय विलयन में, तो वो नीला हो जाता है। आपको यहाँ पर देखना है कि कौन क्षारीय विलयन है, तभी तो लिटमस आपका नीला होगा। लिटमस है क्या यहाँ पर, ये जो आपका लिटमस होता है ना वो एक प्राकृतिक सूचक है। क्या है, नेचुरल इंडिकेटर, प्राकृतिक सूचक होता है। प्राकृतिक सूचक का मतलब होता है, देखो सूचक होते हैं जो हमें किसी विलयन के बारे में, पदार्थ के बारे में बताते हैं कि ये अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है, ये रिश्तेदार है एक तरीके से।
ये जिस विलियन में जाएंगे वैसे अपना रंग चेंज कर लेते हैं। 3 प्रकार हम देखते हैं, मुख्य रूप से 2 ही होते हैं, लेकिन तीसरा भी हम इसमें पढ़ते हैं। पहला है आपका प्राकृतिक सूचक, नेचुरल इंडिकेटर, जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं, जैसे कि लिटमस। लिटमस को किससे प्राप्त किया जाता है? थैलोफाइटा समूह के लाइकेन प्लांट से। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है पहले भी। लाइकेन प्लांट से इसको प्राप्त किया जाता है। दूसरा आपके हल्दी हो गया, ठीक। अगर हम बात करें तीसरा एक और एग्जाम्पल की, तो लाल पत्ता गोभी। दूसरा यहाँ पर प्रकार के जो सूचक होते हैं वो संश्लेषित सूचक, जो कि मानव द्वारा निर्मित होते हैं। इसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं, फेनोफ्थैलीन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया। तीसरे आपके होते हैं अल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, गंधीय सूचक, जैसे कि प्याज का रस हो गया, वनीला हो गया, लौंग का तेल हो गया। अब देखो, हमें कोई ऐसी चीज चाहिए इसमें जो कि क्षारीय हो। क्या सिरका क्षारीय होता है? ये तो विनेगर है। एसिटिक अम्ल का, एथेनोइक अम्ल का 10% विलियन आपके सिरका विनेगर होता है, तो यानी कि ये तो अम्ल है, ये नहीं आएगा। आगे देखो, नींबू का रस, इसकी पीएच लगभग होती है 2.2, यानी कि ये भी स्वाद में खट्टा है, ये भी अम्ल है। मृदु पे, तो आपके जितने भी ये कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं वो आपके कार्बोनेटेड पे होती है, यानी कि इनमें कार्बोनिल एसिड होता है, तो इनमें भी अम्ल है, ठीक है। बेकिंग सोडा का घोल ये क्षारीय है, तो इसमें जरूर जो लाल लिटमस है वो नीला हो जाएगा। बेकिंग सोडे का फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये आपके जरूर लाल लिटमस को नीला कर देगा, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ब। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या होता है जब शुष्क भुजे चूने की अभिक्रिया क्लोरीन गैस के साथ करवाई जाती है? विरंजक चूर्ण बनता है, बेकिंग सोडा बनता है, धोने का सोडा बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। कहीं पर भी ऐसा क्वेश्चन आप देखें कि कार्बोनेट की अभिक्रिया हुई है, तो उसमें आप कौन सी गैस उत्सर्जित करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। बिना सोचे समझे कार्बोनेट की जब अभिक्रिया होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होगी, इस चीज का ध्यान रखना। यहाँ पर आपसे कहा है शुष्क भुजा हुआ चूना, तो शुष्क भुजा चूने का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2, ठीक है। किसके साथ अभिक्रिया करवाई है? क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाई है, तो आपके यहाँ पर क्या बनेगा? कैल्शियम हाइपोक्लोरेट CaOCl2। ये क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोरेट या कैल्शियम हाइपोक्लोरेट, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण कहते हैं। आंसर आएगा अपना ऑप्शन अ। समीकरण संतुलित आपको करना है, ठीक है। बेकिंग सोडे का फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। ये जो बेकिंग सोडा होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका उपयोग एंटासिड के रूप में, चीजों को फ्लफी बनाने में, केक वगैरह को स्पॉन्जी बनाने में करते हैं। अग्निशमन यंत्र में इसका उपयोग किया जाता है और बेकिंग पाउडर बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। धोने के सोडे की अगर हम बात करें तो Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट और N वाटर मॉलिक्यूल, ठीक। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। इसको हम किससे बनाते हैं? जिप्सम से। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। उसको 73 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म किया, 1.5 वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, सिर्फ आधा रह गया, यानी कि CaSO4.2H2O। इसको हम क्या कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। एक्सीडेंट हो गया, हड्डी टूट गई, उनको पुनः स्थिर करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। प्लास्टर चढ़ जाता है ना, फैन के बगल में जो फॉल्स सीलिंग होती है उनको बनाने में, सजावटी मूर्तियां बनाने में, मेले में गए होंगे आप लोग, है ना, तो वहां पे जो मूर्तियां मिलती है उनको बनाने में इस POP का ही यूज होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लॉक जॉ रोग है प्रोटोजोआ जनित, फफूंद जनित, विषाणु जनित या जीवाणु जनित? लॉक जॉ डिजीज किसको कहते हैं बच्चे? ये है आपके टेटनस, जिसको हम क्या भी कहते हैं? इसका दूसरा नाम होता है धनुष टंकार भी। तो देखो, लॉक जॉ डिजीज, जबड़ा ना जाम हो जाता है इसके अंदर, तो इसको हम कहते हैं टेटनस। क्लोस्ट्रीडियम टेटानी की वजह से होता है, और टेटनस याद करो, मैंने ट्रिक बताई थी, टिकट, तो यानी कि T से टेटनस, जीवाणु जनित रोग है। आंसर आएगा अपना ऑप्शन द, क्लोस्ट्रीडियम टेटानी की वजह से होगा। इसके लिए जो वैक्सीनेशन होता है वो आपका होता है DPT वैक्सीनेशन, डिप्थीरिया, पर्टोसिस और टेटनस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा विकार आनुवंशिक
नहीं है। आपसे कहा है कौन आनुवंशिक रोग नहीं है, यानी कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाता। बेरी-बेरी, हीमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम या वर्णांधता। देखो, बेरी-बेरी रोग जो है वो विटामिन बी की कमी की वजह से होता है, तो ये तो एक डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है। ये यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा। विटामिन बी की कमी हुई, बेरी-बेरी रोग हो गया, तो ये आनुवंशिक नहीं है। ठीक, लेकिन अगर हम हीमोफीलिया की बात करें तो ये आपके किस नाम से भी जाना जाता है? रॉयल डिजीज भी हम इसको कहते हैं। इसमें क्या होगा, जैसे मान लो आपके कभी चोट लगती है, थोड़ी देर बाद रक्त का थक्का जम जाता है ना, लेकिन हीमोफीलिया में नहीं जमता, क्योंकि रक्त का थक्का जमाने के लिए जो जीन चाहिए ना, उसकी कमी हो जाती है। अब उसमें एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है उस इंसान के अंदर। तो हीमोफीलिया को हम रॉयल डिजीज इसलिए कहते हैं क्योंकि क्वीन विक्टोरिया अपने वंशजों में इसका वाहक थी, इसीलिए राजघराने से शुरुआत हुई, इसीलिए रॉयल डिजीज कहते हैं। हीमोफीलिया में जो वाहक होगी, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाएगी, वो मदर होगी, लेकिन जो इससे ग्रसित होगा वो कौन होगा? नर होगा। यानी कि मरण किसका आया है यहाँ पर? पुरुष का। एक लड़की के ग्रसित होने के लिए क्या जरूरी है? उसकी मम्मी को तो वाहक और पापा को हीमोफीलिया ग्रसित होना जरूरी है, तो एक लड़की इससे ग्रसित हो सकती है। ठीक है। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? देखो, मैंने आपको ट्रिक बता रखी है। 13 को पटाऊं, 18 को वर्ल्ड टूर कराऊं, 21 को डायमंड रिंग दिलाऊं। तो अगर 21वीं जोड़ी गुणसूत्र पर ट्राइसोमी होती है तो यहाँ पर क्या होता है? 21वीं गुणसूत्र पर हुई ट्राइसोमी, तो उसकी वजह से हो जाता है डाउन सिंड्रोम। यानी कि 2 की जगह 3 गुणसूत्र आ जाते हैं 21वें नंबर पे, है ना, तो उसको हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम। इसका दूसरा नाम होता है मंगोलिज्म। क्या नाम है इसका? मंगोलिज्म भी हम इसको बोलते हैं। चेहरा मंगोलों जैसा होता है, मुंह आंशिक रूप से खुला रहता है, जीभ में खांच होती है, जन्मजात हृदय रोग होते हैं, पॉलक्रिज्म होते हैं, चपटा माथा होता है। इस तरीके से आपके डाउन सिंड्रोम के लक्षण होते हैं। ये आपका आनुवंशिक विकार है। वर्णांधता, वर्णांधता में क्या होगा कि जो इंसान है उसको कुछ रंगों में विभेद नहीं हो पाता। जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल याद करो, रेड ग्रीन, ठीक है, येलो याद नहीं करना, रेड और ग्रीन याद कर लो, तीसरा ब्लू। तो जो जिसको वर्णांधता होती है, कलर ब्लाइंडनेस, वो यहाँ पर नीला, लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता, तो उसको हम कहते हैं वर्णांधता। ठीक है, क्लियर सभी को? लाल कलर की अगर वर्णांधता है तो प्रोटेनोपिया, अगर हरे कलर की है तो ड्यूटेरोनोपिया, और अगर नीले कलर की है तो टिक्टेनोपिया। ठीक, आई बात समझ में? यहाँ पर वर्णांधता में जो वाहक होगी वो फीमेल होगी और जो ग्रसित होगा वो नर होगा, तो ये भी एक आनुवंशिक रोग है। ठीक, तो ये तीनों आपके आनुवंशिक है, कौन नहीं है? बेरी-बेरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? टिक, मच्छर, मक्खी या जुए? प्लाज्मोडियम परजीवी के वाहक की यहाँ पर बात की है, तो प्लाज्मोडियम, तो यहाँ पर इसकी वजह से क्या होता है? प्लाज्मोडियम की वजह से होता है मलेरिया, जो कि किसकी वजह से होने वाला रोग है? प्रोटोजोआन जनित रोग है। तो ये प्लाज्मोडियम जो है वो क्या है? एक प्रोटोजोआ है। इसकी 4 स्पीशी होती है। प्लाज्मोडियम 4 स्पीशी याद करेंगे, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरियाई और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक है, ये 4 इसकी क्या है? स्पीशी हैं। अब जो सबसे खतरनाक होती है, सबसे दुर्दम होती है, वो आपकी होती है फेल्सीपेरम, जो बहुत ज्यादा घातक हो सकती है। ठीक है, अब ये तो क्या है? रोगजनक। इसको एक से दूसरे में ट्रांसफर कौन करेगी? पता है, प्लाज्मोडियम एक ऐसा प्रोटोजोअन है जिसको यहाँ पर डेवलप होने के लिए 2 होस्ट की जिनके ऊपर ये जो है ग्रो कर सके, उनकी जरूरत होती है 2 होस्ट की। तो यहाँ पर एक होस्ट तो क्या है? मादा एनोफ्लीज, और दूसरा होस्ट क्या है? मनुष्य। ठीक है, तो देखो प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन है? यहाँ पर मक्खी नहीं है, अब वो मादा एनोफ्लीज मच्छर है। कौन है? मादा एनोफ्लीज। अगर मैं आपसे बात करूं डेंगू की, तो डेंगू का वाहक कौन है? देखो उसका रोगजनक जो होता है डेंगू का, वो आपका है फ्लैबिटोमस, लेकिन उसका वाहक कौन है? फीमेल एडिस इजिप्टाई।
ऐसी फाइलेरिया की बात करें कृमि जनित रोगों की, तो उसमें जो वाहक होता है वो कौन है? क्यूलेक्स मच्छर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, खसरा की बीमारी होती है वायरस, कवक, जीवाणु या माइकोप्लाज्मा से। कैसे याद करना है? सिंपल सी ट्रिक, उड़ा दो क्वेश्चन। क्या? रेखा एंड जीजू, तो रेखा में ख से क्या बना? खसरा, जिसको हम क्या कहते हैं? मिजेल्स कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो खसरा है वो आपके वायरस विषाणु से होने वाली डिजीज है, पैरामिक्सो वायरस की वजह से होता है। आंसर आएगा अपना ऑप्शन अ। ठीक, चलिए पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की? रॉबर्ट साक, एडवर्ड जेनर, एल्बर्ट सेबिन, फ्लेमिंग ने। देखो पोलियो जो है वो किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। किस वायरस की वजह से? एंटेरो वायरस की वजह से पोलियो होता है। इसका जो साक टीका है, उस साक टीका की खोज किसने की? जोनाल साक ने। किसने? जोनाल साक ने। तो आप में से कई ने जो आंसर लगाया है ना, रॉबर्ट साक, जोनाल साक है। ठीक, और इसकी जो ओरल पोलियो वैक्सीन है, ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन, मुंह से पिलाई जाने वाली दवा, उसकी खोज की। अब देखो दवाई मीठी मीठी होती है ना, वो वाली अपन कहते हैं ना 2 बूंद जिंदगी की पी लो, मीठी मीठी होती है, ऐसी कह के बच्चे को पिलाई जाती है। तो सेब भी मीठा होता है, तो बस उसी से याद रखना है, सेबिन। ठीक है, आंसर क्या आएगा अपना? ऑप्शन स, अल्बर्ट सेबिन। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, प्राचीन काल में दही जमाने का बायोटेक्नोलॉजी की प्रक्रिया में निम्नांकित जीव की आवश्यकता होती थी? जीवाणु, विषाणु, कवक या प्रोटोजोआ? तो देखो दही जमाने के लिए कौन सा जीवाणु? लैक्टोबैसिलस जीवाणु की जरूरत। ठीक है, कौन? लैक्टोबैसिलस जीवाणु। आंसर क्या आएगा अपना? ऑप्शन अ। दूध के अंदर कौन सी शर्करा? लैक्टोज शर्करा, जिसको हमने मिल्क शुगर कहा। दही के अंदर कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल, और उसी से लैक्टोबैसिलस जीवाणु। ठीक, चलिए टर्नर सिंड्रोम का संबंध किससे है? स्त्री, पुरुष, पौधों या स्त्री और पुरुष दोनों से? देखो यहां पर आपको क्या ट्रिक याद करनी थी? मैंने आपको लिंग गुणसूत्र में अगर उनकी संख्या में कोई परिवर्तन होते तो उसके लिए एक ट्रिक बताई थी। ट्रिक क्या है अपनी? यहाँ पर फिल्टर कब टर्न करना है। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है। अब इस ट्रिक से कैसे याद करोगे? देखो फिल्टर से आपका क्या बनेगा? क्लाइनफेल्टर। फिल्टर से क्या बना? क्लाइनफेल्टर बना। जेकब, कब से क्या बन गया? जेकब बन गया, जेकब सिंड्रोम। और टर्न से क्या बन गया? टर्नर सिंड्रोम। तो हुई ना याद आपको? अब देखो क्लाइनफेल्टर नाम इतना बड़ा है, यानी कि एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो इसमें ज्यादा आ जाएगा। तो गुणसूत्रों की संख्या इसमें कितनी हो जाती है? टोटल 47 हो जाती है, क्योंकि 44 तो ऑटोसोम है ही है, और 2 की जगह 3 क्या आ जाते हैं? लिंग गुणसूत्र। ठीक है, तो इसको कहते हैं क्लाइनफेल्टर। जैसे कि लड़कों का नाम भी बहुत बड़ा बड़ा होता है ना, ये क्लाइनफेल्टर भी बड़ा बड़ा, यानी कि ये आपके पुरुषों में होने वाला रोग है। ठीक, जेकब सिंड्रोम में क्या होता है? एक वाई गुणसूत्र ज्यादा आ जाता है, तो ये भी पुरुषों के अंदर होगा, इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। टर्नर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है बच्चे? एक एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है, यानी कि गुणसूत्रों की संख्या सिर्फ 45 रह जाती, तो एक एक्स कम हो रहा है ना, यानी कि फीमेल में तो होता है एक्स एक्स, उसमें से एक एक्स कम हो गया, यानी कि ये जो टर्नर सिंड्रोम है, छोटा सा नाम है, तो बस छोटा से नाम लड़कियों के ही होते हैं, तो ये स्त्रियों में होने वाला रोग है। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन अ, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या रह जाती है सिर्फ 45, किसमें? टर्नर सिंड्रोम में। ऐसे याद करना है, पूरी साइंस ट्रिक से आप याद कर सकते हो। कंपटीशन एग्जाम आप फिर कोई भी दे लो, ट्रिक आपको सारी चीजों की याद है ना, साइंस के क्वेश्चन उड़ा दोगे आप। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बच्चों में ट्रिपल एंटीजन यानी कि डीपीटी किस रोग को रोकने हेतु दी जाती है? डेंगू, पोलियो, टाइफाइड, डिप्थीरिया, कुकर खांसी, टिटनेस, डिप्थीरिया, पोलियो, टिटनेस, डिप्थीरिया, कुकर खांसी या टाइफाइड। देखो ट्रिपल वैक्सीन हम इसको कहते हैं, 3 रोगों के लिए लगती है। डी से डिप्थीरिया, पी से पर्टोसिस जिसको हम काली खांसी कहते हैं, और टी से टिटनेस। तो देखो डिप्थीरिया तो ये रहा, तो डेंगू तो है नहीं, डिप्थीरिया। दूसरा पर्टोसिस जिसको हम काली खांसी कहते हैं, तो पोलियो भी गया। और तीसरा आपका टिटनेस। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ब।
डिप्थीरिया कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया जीवाणु की वजह से होगा। कुकर खांसी पर्टुसिस जिसको हम कहते हैं, तो यहाँ पर बॉटीडेला पर्टुसिस की वजह से ये होगा। और टिटनेस क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी की वजह से ये होगा, जिसको धनुष टंकार या लॉकजॉ डिजीज भी कहते हैं। ठीक है, ये आपके जीवाणु जनित रोग है तीनों ही। अगला क्वेश्चन देखिए, मानवों में गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिगुणसूत्रता उत्तरदायी है? हीमोफीलिया के लिए, क्लाइनफेल्टर के लिए, डाउन के लिए या टर्नर के लिए? आपसे कहा है 21वां जो गुणसूत्र है उसमें त्रिगुणसूत्रता यानी कि 2 की जगह 3 क्रोमोसोम आ गए, तो क्या ट्रिक याद कराई थी? 13 को पटाऊं, 18 को वर्ल्ड्यूर कराऊं, 21 को डायमंड रिंग दिलाऊं, तो ड से डाउन सिंड्रोम। तो यहाँ पर इसको हम क्या कहते हैं? मंगोलिज्म भी बोलते हैं। क्या? मंगोलिज्म भी कहते हैं। ठीक है, हीमोफीलिया में तो क्या होगा? रक्त का थक्का नहीं जमेगा, रॉयल डिजीज कहते हैं। क्लाइनफेल्टर में एक एक्स गुणसूत्र ज्यादा आ जाता है पुरुषों के अंदर। टर्नर में एक एक्स गुणसूत्र कम हो जाता है स्त्रियों के अंदर। ठीक है, चलो। एथलीट्स फुट रोग किसके कारण होता है? जीवाणु, कृमि, विषाणु या कवक? किसकी वजह से होगा? देखो, एथलीट फुट जिसको हम क्या कहते हैं बच्चे? एक्जिमा कहते हैं। देखो, यहां पर एक और ट्रिक याद करो। ट्रिक क्या है? गंजा दमाद खाए फ्रूट। जमाइयों के नखरे होते नहीं होते, तो गंजा दमाद खाए फ्रूट। तो गंजापन, द से दांत, द से दमा, खा से खाज खुजली, और फूट से एथलीट फुट। फ्रूट से क्या बना है? एथलीट फुट। एक्जिमा जिसको हम कहते हैं, तो ये आपके फंगस से होने वाली डिजीज है, क्योंकि जमाई भी यहाँ पर फफूंदी होते हैं एक तरीके से, तो ये कवक यानी कि फंगस से होने वाली डिजीज है। आंसर आ जाएगा अपना ऑप्शन द। ठीक है, और इसके लिए जो दवाई होती है वो है आपके फोड्रम और कीटोफोर्ड। ठीक, चलो। और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक असंक्रामक रोग है? असंक्रामक यानी कि जो एक से दूसरे में नहीं फैलेगा। सामान्य जुकाम, निमोनिया, उच्च रक्तचाप या एड्स? देखो, सामान्य जुकाम जो है वो आपके किसकी वजह से होगा? वायरस की वजह से। निमोनिया किसकी वजह से होगा? जीवाणु की वजह से। और एड्स किसकी वजह से होगा? वायरस की वजह से। तो देखो, जो आपके संक्रामक रोग होते हैं वो आपके जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कृमि या कवक की वजह से होते हैं। अब आपसे पूछा है कि कौन सा असंक्रामक है? ये संक्रामक है, ये संक्रामक है, ये संक्रामक है, क्योंकि वायरस की और जीवाणु की वजह से हो रहे हैं। उच्च रक्तचाप, हाई बीपी, ये किसी के संक्रमण की वजह से नहीं हो रहा है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो है ज्यादा हो गई, कोई बहुत ज्यादा टेंशन हो गई, तो उसकी वजह से होता है। तो आंसर अपना आएगा ऑप्शन स। हेडेक हो गया, उच्च रक्तचाप हो गया, कैंसर हो गया, आनुवंशिक रोग हो गए, ये आपके असंक्रामक रोगों के अंदर आते हैं। क्लियर? तो आज की इस क्लास में हमने इतने अच्छे साइंस के क्वेश्चन किए हैं जो मैक्सिमम एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा, और किसी भी कंपटीशन एग्जाम को अगर आपको फाइट करना है तो सिर्फ साइंस में आप ट्रिक्स याद कीजिए, उन्हीं से पूरा क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। मजा आया क्वेश्चन करके? चलिए मिलेंगे क्लासेस के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।